क्लास है, बता दीजिए अभिनंदन को। BCS 01111, सॉरी 011, ठीक है। दैट इज बेसिक्स ऑफ PC एंड सॉफ्टवेयर, राइट। मैम ये ODL की क्लास है OL की? OL। मैम सभी रीजनल सेंटर के अलग क्लासेस होते हैं? एक्चुअली ये शेड्यूल ब्रांच वाइज होता है, आपका जो भी है वो पहले से प्रिपेयर होता है। ओके। ठीक है क्लास। सो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल यूनिट 5th हम लोगों को कवर करनी थी, बट वो मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी थी। एंड यूनिट 5th वाज रिलेटेड टू योर टाइप्स ऑफ पीसी। सो टाइप्स ऑफ पीसी में आपके वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट पीसी, ये सब मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और वी कैन कैटेगराइज द कंप्यूटर एंड क्लासिफाइड द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड कैपेसिटी। बताया था मैंने आप लोगों को, that is super computer, mini computer, mainframe computer, micro computer, and according to the size, according to the capacity, one is analog computer, digital computer, hybrid computer. I think आप सबको इन टर्म्स, आप सब इन टर्म्स से फैमिलियर होंगे। सबको पता है ना क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर। मैंने आपको विद यस मैम। एग्जांपल एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। और एक आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे आपके हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर मशीन्स जैसे ECG लगा लीजिए, उसमें आपका दोनों ही डेटा इंक्लूड होता है, एम्बेडेड होता है। लाइक एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है ना। सो दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है, एनालॉग एंड डिजिटल में। ठीक है। सुपर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, जो कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आपके कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फॉर वेदर फोरकास्टिंग और रोबोटिक्स में आपके सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। बहुत बल्क में डेटा स्टोर करते हैं, जो आपके जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है क्लास। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए थे, दैट वाज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सबने आई होप किए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी क्या होती है, व्हाट आर द फंक्शंस रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। हु विल टेल, कौन बताएगा व्हाट इज द फंक्शंस रिलेटेड टू द। यस क्लास। What is an operating system and functionality related to the operating system? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। Who will tell? विशाल, सुमित, अभिनंदन। लास्ट क्लास में तो काफी स्ट्रेंथ थी आपकी। मैम ये हमारी फर्स्ट बार में है हम लोग, ज्यादातर पहली बार ही आए हैं। यस मैम। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, इतना आप बता थोड़ा सा सकते मैम रिपीट एज करा एन। दीजिए तो। हाँ जी।
लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, एंड वेयर द कंप्यूटर यूज्ड, कहाँ कहाँ आपके एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द कंप्यूटर, दैट मीन्स कि कहाँ कहाँ आपके कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड आपके कंप्यूटर जो है हर एक फील्ड में यूज होते हैं, ठीक है। एंड हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। कन्वर्जन हमने सीखा था। लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि आपकी जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज में वर्क करती है। वो कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज में वर्क करती है, वी ऑल नो, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली अ मशीन लैंग्वेज, वो और कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता है। सो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। तो कन्वर्जन के लिए वो क्या यूज करता है, ट्रांसलेशन के लिए वो क्या यूज करता है, ट्रांसलेटर यूज करता है। और मैंने आपको लास्ट जो जितनी भी क्लास हुई सब में आपको रिपीट किया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आर देयर। ट्रांसलेटर आर ऑफ टू टाइप, that is compiler and the interpreter. Assembler भी होता है। Basically three types of translator are there: assembler, compiler कंपाइलर, and इंटरप्रेटर। ठीक है। असेंबलर सबको पता है, लो लेवल लैंग्वेजेस जो पहले ट्रेडिशनली हमारी यूज होती थी लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। तो उस टाइम पे हमारा जो ट्रांसलेटर यूज होता था दैट वाज असेंबलर, ठीक है। नाउ हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस पे वर्क करती है, लो लेवल लैंग्वेजेस पे वर्क नहीं करती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हुई वैसे वैसे हमारी जो है ट्रांसलेटर्स में भी इम्प्रूव हुआ, जो कन्वर्ट करती है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। दोनों ही क्या करती है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। और वो क्यों करती है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझेगा, आपकी बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर पाता है। उसकी सारी कोडिंग, सारी फॉर्मेटिंग कोडिंग 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है, एंड दैट इज योर मशीन लैंग्वेज। इसलिए हम 0 और 1 को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे ट्रांसलेटर जो यूज होते हैं लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एंड जो करंटली में आपका जिसका बहुत वाइडली यूज हो रहा है दैट इज योर इंटरप्रेटर। बिकॉज इंटरप्रेटर क्या था, हमारे लाइन टू लाइन को प्रोग्राम कोडिंग को चेक करता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोग्राम एज अ होल। पूरे प्रोग्राम को लेने से पहले वो क्या करता है, लाइन टू लाइन चेक करता है, सो दैट कि जहाँ पर भी कोई भी एरर, कोई भी डिबगिंग करने की जरूरत होगी, कोई भी एरर एग्जीक्यूट होता है ना, तो वहां पर वो आपको अवेयर कर देता है कि आप इस लाइन पे, इस लाइन ऑफ कोड पे आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। सो दैट इंटरप्रेटर आपका हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, इसलिए वाइडली यूज होता है। सो दैट वाज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। उसमें ऐसा क्या है कि मॉड्यूल्स भी आएंगे, आपके फंक्शंस भी आएंगे, कुछ कीवर्ड्स भी हैं, कोई लैंग्वेजेस भी हैं जो आपकी यूज होती हैं, बेसिक्स लैंग्वेज और जो यूज हो रही है, उन लैंग्वेजेस में हम क्या क्या सिंटेक्स यूज करते हैं, या फिर एरर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन to show the classification of computer, because according to the schedule today we have to cover the block 1 5th unit, और आज हम block 2 की फर्स्ट यूनिट भी लेके चलेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपका कवर करवा चुकी हूँ, ये सारा आपका हो चुका है, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम लास्ट क्लास में क्या कर चुके हैं, क्योंकि मैं हर बार आपको ओवरव्यू देती हूँ जब भी मैं विजिट करती हूँ आपके क्लास में। सो कॉपरेट कीजिए एंड ट्राई टू अटेंड द क्लासेस, क्योंकि बार बार आपका होल सिलेबस रिपीट नहीं किया जाएगा। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर। सबको शो हो रहा है यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स? यस मैम। ओके, यस मैम, हो रहा है।
see this chart and try to elaborate the topic और explanation जो हम maximum try ये करना अगर आपके एग्जाम होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ या फिर कोई भी आपकी क्लासिफिकेशन हुआ या टाइप्स हुआ आप उसको ग्राफिकल में शो करें ठीक है क्योंकि ग्राफिकल जो होता है ना वो एक आपका इंटरेक्टिव मोड हो जाता है इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द होल थिंग शीटें बढ़ने से अच्छा है कि आप उसको एक डायग्राम में शो कर दें सो दैट जो चेकर होता है ना उसको भी थोड़ा इजी रहता है कि आप लोग उसको एक टेबल में या फिर एक ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन जो हो वो आपकी ग्राफिक्स में हो ठीक है बिकॉज हम भी अगर वैसे देख सकते हैं जो व्यूअर होता है ना वो ग्राफिकली ज्यादा अट्रैक्ट होता है सो आप यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है क्लासिफाइड किया हुआ है कंप्यूटर को अकॉर्डिंग टू द साइज वर्क एंड पर्पस ठीक है बेस्ड ऑन द साइज माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द सुपर कंप्यूटर क्योंकि साइज किस लिए बोला गया क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं बहुत लार्ज स्पेस कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं इसलिए उनको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए या फिर रोबोटिक्स के लिए या फिर आपके जो नासा वगैरह है इन सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में आपके सुपर कंप्यूटर्स ही यूज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आपकी सुपर कंप्यूटर फील्ड्स में भी आपकी सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर उनसे थोड़ा सा कम स्पेस लेते हैं लेकिन पावर भी कंज्यूम ज्यादा करते हैं आपके एंड डेटा भी आपके बल्क में स्टोर करती हैं उसके बाद फिर आपका मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर आ गया जिससे आप ऑलरेडी अवेयर हो कि जो हमारे लैपटॉप पीसी ये सब है ये हमारे क्या होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं फाइन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वर्क एनालॉग कंप्यूटर आ गया उसमें डिजिटल आ गया और हाइब्रिड आ गया हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंप्यूटर जिसमें एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं और आपके डिजिटल्स भी होते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू द पर्पस स्पेशल पर्पस भी जनरेट किए जाते हैं फॉर एग्जांपल जो आपके एआई से भी मिलकर टेक्नोलॉजी से मिलकर भी आपके कुछ सिस्टम जनरेट किए जाते हैं ठीक है वो भी आपके सिस्टम्स बनाए जाते हैं जिसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है तो वो कुछ आपके स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस में हो गए आपके सिस्टम फाइन यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है ये सुपर कंप्यूटर का एक एग्जांपल है आपका यहाँ पे एग्जांपल में आप पैरम भी दे सकते हैं ठीक है मेन फ्रेम कंप्यूटर तो आप इनका साइज देख रहे होगे कितना ज्यादा है जिन्होंने साइज कितना स्पेसियस होते हैं ये बहुत ज्यादा मिनी कंप्यूटर्स हो गए आपके एंड देन आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए हैं कैपेसिटी में आपके एनालॉग एंड डिजिटल एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फाइन आई थिंक रीड करने की तो जरूरत नहीं है ना Microcomputers, it's a personal computer that was released in 1970. Mini computer, small computer which was first released in 1960. People utilize these computer for entertainment and education. Difference between the micro and the mini computer. This is very important question according to your syllabus. Company utilize this computer to control the production process. अब जैसे आपको मैंने ये बताया स्पेशल पर्पस होते हैं जनरल पर्पस होते हैं अब जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं कुछ आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं आपकी वहां पे ना कुछ एम्बेडेड आपके कंप्यूटर इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो आपको पता है ना फैक्ट्रीज में कैसे वर्क होते हैं जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग अलग मशीनें होती हैं और डिजिटली वर्क भी करते हैं और डिजिटली आपको एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं कुछ में डिजिटली सिग्नल्स भी होते हैं आपके ठीक है So there is only one processing optimization in it. It consists of two separate processing optimization. The CPU only employ one microprocessor which handle all logical and mathematical process and it employ many processor and that is your mini computer.
ये सारी चीज आपकी पहले भी हो चुकी थी क्लास। अब हम करते हैं यूनिट 2 पे आते हैं, ठीक है? ब्लॉक 2 पे आते हैं। एंड ब्लॉक 2 यूनिट 1 इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस पढ़ने से पहले आप मुझे कोई भी बताइए, हु विल टेल व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? आज कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उस दिन हाँ जी, तो वो होता क्या है? सॉफ्टवेयर तो बहुत तरह के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। Basically, Rohit, basically we can say software is a collection of a programs. ठीक है? प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग जो है वो वर्क करती है, और प्रोग्रामिंग को हम कोडिंग भी बोलते हैं। तो हमें बेसिकली जो कोड डेवलप किया जाता है, जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो इस टाइम पे, आप गूगल मीट यूज कर रहे हो इस टाइम पे, या आप कोई भी एप्लीकेशन है उसका यूज कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई आपकी कोडिंग वर्क कर रही है। तो वो कोडिंग जो है वो प्रोग्राम क्या है? द कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। वी कैन से कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है? नाउ हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं? Three या फिर आप types. मुझे 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। सो नेम दैट प्लीज। ओके, सॉफ्टवेयर आर ऑफ 3 टाइप्स। बताइए कौन कौन से होते हैं? बोलिए, सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं आपके? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? ये आपके सॉफ्टवेयर बहुत तरह के होते हैं। आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है आपका, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं आपके, और आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? Give at least 2 example related to the application software or system software जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड होंगे, दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो इज ऑफ 2 टाइप्स। कुछ जनरल पर्पस होते हैं और कुछ आपके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है ना? और वो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो यू आर एबल टू वर्क इन योर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेसिक पार्ट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरमीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, मतलब आपके और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? आप विंडोज हो या आपका उबंटू है या फिर आप लिनक्स की बात कर रहे हो, अगर वो ही नहीं होगी तो आप अपने सिस्टम से कैसे डील कर रहे हो? आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे ना किसी भी चीज को। फॉर ऑपरेट करने के लिए, किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, कोई मतलब ऑपरेटर क्या हो गया आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो योर सॉफ्टवेयर। ठीक है? एंड दैट इज रिलेटेड टू योर सिस्टम, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। और बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ सकते हैं आपके? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आ गया आपका।
ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सबको पता होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS ऑफिस, MS वर्ड, जो MS एक्सेल। सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपने आप GUI है क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेक्शन, आप सिंपली क्या किया, आपने आइकन पे क्लिक किया, आइकन पे क्लिक किया, आप आइकन आइकन किस लिए किसको बोल रहे हैं, आप किसी ना किसी एप्लीकेशन पे ही तो क्लिक करोगे ना, सो दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके जैसे MS ऑफिस आ गया, MS ऑफिस में भी आपके MS वर्ड, पावर पॉइंट, या फिर ओपन ऑफिस आ गया, ओपन ऑफिस में ओपन ऑफिस, इम्प्रेस, राइटर, कुछ भी आ गया आपका, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब हो गए। तो ये क्या है आपके, दिस इज योर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप, तो वो भी अगर दो टाइप की हैं, तो कुछ आपके हैं जनरल पर्पज और कुछ बनाए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जैसे स्पेसिफिक पर्पस की हम बात करें, जनरल पर्पस का मैंने आपको बता दिया कि MS वर्ड हो गया, या पावर पॉइंट हो गया, या इम्प्रेस हो गया, या फिर आपके एक्सेल हो गए, ये बहुत कॉमन से हैं। लेकिन कुछ आपके स्पेशल पर्पस जो होते हैं, जैसे आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई सिस्टम क्रिएट सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। जब कोई एप्लीकेशन के लिए हम बनाते हैं, अब आप बताइए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी एप्लीकेशन स्टार्ट की है, ई आधार के नाम से, ई सेवा के नाम से, तो ये क्या है एक तरह से, दिस इज ऑल्सो योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, बता दिया मैंने, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपका, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? ओके। और अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबको पता है क्या होता है, सबको पता है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबको पता है ना। दिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस, जो हमारे कंप्यूटर को वायरस अटैक से प्रोटेक्ट करता है। सो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए हम एंटीवायरस इसको काट दो, समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर, क्या है हमारा, दैट इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है ये हमारा, एंटीवायरस इज योर यूटिलिटी अब सॉफ्टवेयर। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ? मैम माइक बंद करवा दो, पांडे माइक बंद। हाँ जी पांडे जी, प्लीज हाँ, म्यूट योरसेल्फ। मैम दोबारा बता दीजिए एक बार। हाँ जी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर फॉर वायरस अटैक। ओके, ये आपका यूटिलिटी में आ गया। या फिर बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बैकअप यूटिलिटी हम बोलते हैं। बैकअप यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, उसके लिए भी आपका सॉफ्टवेयर होता है। आपका सारा डेटा, हम बोलते हैं ना हमारी विंडो करप्ट हो गई है और हमारा सी ड्राइव में सारा डेटा जो होता है, सबसे पहले इफेक्ट उसी पे ही, जब भी हमारी विंडो करप्ट होती है ना, तो हमारे सी का डेटा करप्ट हो जाता है। तो सी का डेटा, अगर बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जितना भी डेटा हमारा लॉस्ट हो गया है ना, तो हम उसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं आपका। फाइन, सो दिस इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक बार यूनिट फर्स्ट से आप गो थ्रू हो जाइए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए इससे रिलेटेड। सबके पास स्टडी मटेरियल है?
क्लास सबके पास स्टडी मटेरियल है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम लोग अपनी स्टडी मटेरियल के साथ ही चलते हैं। Come to the unit first, block 2 unit first. Screen is visible to all or not? Yes, ma'am. दिख रहा है. यस मैम। Visible? यस Yes, ma'am. Okay. So first topic, our first topic is what is software. Software, as we know, our computer system consists of two parts. सबको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? Which we can see and touch. और सॉफ्टवेयर क्या होता है? Which we can see only. Which we can see only. ठीक है? आप उसको टच तो नहीं कर सकते ना. हार्डवेयर को आप टच भी कर सकते हो. हार्डवेयर डिवाइस में लाइक आपके मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड्स, लैपटॉप आती हैं. दैट इज योर हार्डवेयर डिवाइसेस. जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो आपकी टैंजिबल होती है. दैट मीन्स आप टच भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो. सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें सिर्फ आप देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो. आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो. दैट इज योर सॉफ्टवेयर पार्ट. ठीक है. उसके बाद सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं आपके? सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके the organized set of instruction written in a sequence, or we can say the definite order या defined order to accomplish a specific task is called a computer software. क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और जिन्हें हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, और एक शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी बोल सकते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर. ओके. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए ही इसलिए जाते हैं, कोई आपका स्पेसिफिक टास्क होता है, उसकी अचीवमेंट के लिए, उसकी फुलफिलमेंट के लिए. फाइन. अब आता है कि ये जो प्रोग्राम वर्ड यूज किया गया है, तो ये प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है. वैसे तो हार्डवेयर क्या होता है? एक जस्ट कलेक्शन ऑफ सर्किट एंड पीस ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल. आप लोगों ने अपना सीपीयू अगर कभी भी किसी ने खोल कर एक्सप्लोर करके देखा हो, तो कितने सारे सर्किट्स उसमें अटैच होते हैं, है ना. जो चिप्स होती हैं उसमें कितनी कौन सा मेटल लगा होता है, द पीसेस ऑफ प्लास्टिक एंड द मेटल मेक द सर्किट्स. सो ये सब आपके हार्डवेयर में आते हैं, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हो. और सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम. अब कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? राइट्स द सॉफ्टवेयर दैट गिव्स ए कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, जो भी आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है आपका. ठीक है. अब कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? जो उन सब कोडिंग को लिखता है. ठीक है. जो कोडिंग को बनाता है, दैट इज योर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर. कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? एक होता है आपकी, एक चीज होती है आपकी सोर्स कोड, और एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट कोड. सोर्स कोड वो होता है बच्चे जो हम अपनी लैंग्वेज में, जिस कोडिंग में हम उसको लिख रहे हैं ना. जैसे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सिंपल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका ना इस तरह से कोई भी प्रोग्राम है आपका, हैश टैग, हैश इंक्लूड, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो ये कोडिंग लैंग्वेज होती है. ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है कि हैश इंक्लूड जो है ना, वो आपकी डिक्शनरी में, कंप्यूटर डिक्शनरी में पहले से ही डिफाइंड है कि उसका मतलब क्या होता है. तो ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोडिंग आपकी कैसी होती है. एक एग्जांपल जैसे मैं आपका यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इस तरह से आपको एक, यहाँ पे मैं एक बोर्ड यूज कर रही हूँ. देखो मेरी बुआ.
It will take a time. Latest. फाइल विजिबल हो रही है ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ले प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे जब हमारी प्रोग्रामिंग में आएंगी। मैम वॉइस ब्रेक। मेरा प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं, प्री डिफाइंड कुछ टर्म्स होती हैं आपकी कंप्यूटर की जो पहले से ही कंप्यूटर में डिफाइंड होते हैं। कंप्यूटर वॉइस ब्रेक हो रही है? यस मैम। Yes, ma'am. हो रही थी. क्लास Yes, ma'am. is it audible now? Yes, ma'am. फिगर है 1.1 रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कैसे है आपका जो रिलेशन है वो सेटअप होता है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है। और बेसिकली कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो किस लिए प्रोवाइड की जाती है? यू हैव टू डू व्हाट द सिस्टम हैव टू, कि सिस्टम से आपको क्या करवाना है, सिस्टम को क्या करना है। तो इसके लिए मशीन क्या होती है? डिपेंडेंट होती है ना, क्योंकि वो ह्यूमन का वेट करती है कि वो इंस्ट्रक्ट करे। कोई भी मशीन ले लीजिए, वॉशिंग मशीन हो गई या कोई भी माइक्रोवेव वगैरह हो गया, तो इंस्ट्रक्शन इनपुट तो वो हमारे इनपुट पे डिपेंड होता है। इंस्ट्रक्शन तो हम ही करेंगे, देंगे, इंस्ट्रक्ट तो हम ही करेंगे, तभी तो वो वर्क करेगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर क्या करता है? कोड को बिल्ड करता है, उसको कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कौन सा टास्क, क्या स्पेसिफिक टास्क आपको करना है, व्हाट यू हैव टू डू। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर। अब आता है आपका डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। मेन फ्रेम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपका ना पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एस्पेक्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैराडिगम एस्पेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एस्पेक्ट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस एस्पेक्ट। सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, दैट इज मेन फ्रेम, फाइल सर्वर, क्लाइंट सर्वर एंड इंटरनेट बेस। ठीक है, मेन फ्रेम आप कुछ लार्ज स्केल में जो कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम है वो आपके लार्ज उसमें है आपके, ठीक है, उस पर वर्क कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसा होगा आपका, आर्किटेक्चर कैसा होगा आपका। आप मेन फ्रेम पे लेके चलेंगे, फाइल सर्वर पे लेके चलेंगे, क्लाइंट सर्वर की तरफ से लेके चलेंगे, या फिर आप इंटरनेट बेस्ड लेके चलेंगे। इंटरनली इंटरनेट बेस्ड मतलब या ऑनलाइन आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन पैराडिगम है, दैट इज नॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कंपोनेंट बेस्ड और सर्विस ओरिएंटेड। नॉन स्ट्रक्चर जो किसी तरह का सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं होगा, बस आपका चल रहा है, आप किसी भी मॉड्यूल में उसको लेके चल रहे हो। स्ट्रक्चर मॉड्यूलर इसलिए बोला गया है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप वी हैव टू फॉलो, या फिर हम अपनी कोडिंग को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। किसी भी को जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी टास्क कर रहे हो उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। आपने पहले उसको मॉड्यूल में डिवाइड किया और एट लास्ट आपने उसको क्या कर दिया? गैदर कर दिया एक जगह पे आपने उसको पूरे मॉड्यूल की प्रोसेसिंग को गैदर कर दिया। तो जब हम किसी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल्स को डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं या फिर हम उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। ऐसे ही होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क करेगा। ये प्रॉपर ये जो चीजें होती है ना आपकी, ये लैंग्वेजेस होती हैं। हर एक लैंग्वेजेस का जो बेस होता है ना वो सेम होता है। लाइक कीवर्ड्स आप सेम यूज करोगे, इंटीजर, फ्लोटिंग, ये सब आपके कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं जो आप सब में यूज करोगे। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, उसमें अल्फाबेट आपका जो है वो बेस का रोल प्ले करता है, कि आपका बेस जो है वो अल्फाबेट से बनाते हैं ना। आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई वर्ड से फिर सेंटेंस बनाते हैं, तो हो तो रहे हैं आपके अल्फाबेट्स यूज, है ना। उसी तरह से आपके ना कुछ सॉफ्टवेयर जो आपकी लैंग्वेजेस होती है ना, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं,
ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा डेवलपर, टेस्टर, ये सब दैट ऑल टर्म्स आर रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कुछ फिर उनको टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं आपके। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पूरे प्रोग्राम को रन करवाएंगे, उस एंटिटी के थ्रू ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उस प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो ये सब आपकी ना आपकी एक लैंग्वेज होती है। सो यू हैव टू लर्न कि पैराडिगम्स, डिजाइनिंग पैराडिगम्स में आपके क्या क्या आ सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चर जो फंक्शनल्स भी होते हैं आपके और नॉन फंक्शनल्स भी होते हैं, स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर भी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कंपोनेंट बेस्ड, सर्विस ओरिएंटेड। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एस्पेक्ट्स। प्रोग्रामिंग जैसे मैंने आपको यहाँ बोला कि हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने प्रोग्राम को। प्रोसीजर लैंग्वेज हो गई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपकी अभी भी यूज हो रही है, लेकिन जो प्रोसीजर लैंग्वेज है, एज द नेम शो, पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ता था, मतलब पूरे फंक्शंस को हमें डिफाइन करना पड़ता था। तो वो क्या था, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थी। ये लेंथी भी था, लेंथी भी हो जाता था, और हम जो है ना वेरिएबल्स को एक मोर देन वन टाइम यूज नहीं कर सकते। ये ग्लोबली वेरिएबल्स को लेके चलता था। अब मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का ये फायदा होता था कि आप अपने एक वेरिएबल को बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो होती है ना वो फिक्स नहीं होती। जब आप आगे जाके अपने आगे जो 0 to 1 या 0 to में आई थिंक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी आएगा, C++ आएगा, तो जब आप ये लैंग्वेज करोगे ना तो ये चीज आपको तब समझ में आएंगी कि प्रोसीजर लैंग्वेजेस क्या होती हैं और आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। क्लास, is it clear to all? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, लाइसेंस एस्पेक्ट। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जस्ट आपको उसकी फंक्शनिंग से, कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हो, जैसे आप MS ऑफिस ही ले लीजिए। MS ऑफिस है वो आपको मिलता है, तो उसमें आपकी वर्ड की फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन हो गई, या फिर आपका पावर पॉइंट, या फिर आपका एक्सेल हो गया। आपने सिंपली टैप किया, आइकन पे क्लिक किया एंड स्टार्ट यूजिंग दैट एप्लीकेशंस। तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि उसकी कोडिंग जो है उसके पीछे क्या वर्क कर दी है कोडिंग, या फिर जब आपने उसको इंस्टॉल किया तो आपने कोई परचेज नहीं किया। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आप उसको परचेज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपन सोर्स, जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। आपको कोई लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता उसके लिए, आपको कोई उसको परचेज करने के लिए कोई कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो ये सब आपके आते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस एस्पेक्ट में। ठीक है, जो आपके ट्रांजैक्शन बेस्ड भी होते हैं, कुछ आपके रेंटल बेस्ड होते हैं, और कुछ आपके टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स होते हैं कि जिसने उसको बनाया है ना वो पार्टनरशिप में बनाया, तो वही कुछ कॉपीराइट्स होते हैं कि भाई जिसने वो बनाया है सिर्फ वही वो यूज कर सकता है, अगर आपको उसको यूज करना है यू हैव टू परचेज दैट। तो ये कुछ आपके स्ट्रक्चर है जो इसको डिफाइन किया गया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मेन फ्रेम सबको पता है, एक सेंट्रल होस्ट होता है, उसके बहुत सारे यूजर होते हैं। जैसे इंटरनेट एप्लीकेशंस होती हैं आपकी। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या होती है, इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं, क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, सर्वर वन है आपका, तो उसी से सर्वर की एप्लीकेशन या उसकी सर्विसेज को कौन यूज कर रहा है, क्लाइंट 1 भी यूज कर रहा है, क्लाइंट 2 भी यूज कर रहा है, क्लाइंट 3 भी यूज कर रहा है। that is your mainframe. And file sharing architecture, central file server is there, application workstation 1, workstation 2 and 3, shared resources 1, resources 2। एक ही टाइम पे दो रिसोर्सेज जो है डिफरेंट वर्कस्टेशन पे शेयर किए जा रहे हैं। एंड थर्ड वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें आपका फर्स्ट टायर आ गया और 2 टायर आ गया। सर्वर प्रोग्राम, क्लाइंट प्रोग्राम। सर्वर प्रोग्राम वो होते हैं दैट provide the resources और the services। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट की अगर हम एग्जांपल लेके चले, वी आर द क्लाइंट और हम क्या कर रहे हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। सो सर्वर से हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है और सर्वर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो वो उसका रिस्पॉन्ड करता है ना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और उससे रिलेटेड वो उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये आर्किटेक्चर आप पढ़ लेना। See, this is the example of code in non-structured programming. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ना कीवर्ड यूज किए गए हैं इंटीजर आई। अब यहाँ पर ना बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा स्ट्रक्चर आपकी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ सीक्वेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपको फुल्ली प्रोवाइड किया गया इंटीजर आई। इंटीजर आई क्या है? इंटीजर इज योर दिस इंटीजर, सी दिस इंटीजर इज योर डेटा टाइप। आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि मेरा जो आई टाइप का वेरिएबल है ना, ये आई वेरिएबल है, और इंटीजर आपका क्या है? इंटीजर इज योर डेटा टाइप। क्योंकि डेटा टाइप हमें उसे बताने पड़ते हैं। डेटा टाइप आपकी 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और स्ट्रिंग भी होती है आपकी। सो दीज आर द, और बुलियन भी होता है। तो ये जो डेटा टाइप है आपकी, वो आपके कंप्यूटर को बताता है कि जो आपका आई टाइप का वेरिएबल है ना, वो कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है। जैसे यहाँ पर उसने 12 होल्ड की है, तो वो इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है, मतलब नंबर्स जो होल्ड कर रहा है वो आपके इंटीजर होते हैं। फाइन। जैसे मैंने आपको उसने बताया कि आई जो है वो आपकी इंटीजर वैल्यू है। आई इज योर वेरिएबल जो होल्ड कर रहा है आपकी इंटीजर वेरिएबल, मतलब कोई ना कोई नंबर होल्ड करेगा। अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर आपका जो है आई 12 है, ठीक है। यहाँ पर आई आपका 12 है, तो मतलब उसने नंबर स्टोर किया है। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप बताया है कि गो टू 10, कि 10th स्टेप पे चला जाए। 10th स्टेप पे वो गया, वहां पर लिखा है प्रिंट लाइन 10 एंड गो टू 2। पहले वो प्रिंट करवाए जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा पे यहाँ पे लिखा है ना, ये जो डबल कोटेड उसमें आपका डबल कोटेशन में जो भी लाइन लिखा हो, वो एज इट इज उसको प्रिंट करवा देगा बाय यूजिंग दिस प्रिंट कीवर्ड। ये प्रिंट कीवर्ड आपकी कंप्यूटर डिक्शनरी में ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपका जो ये प्रिंट वर्ड है ना, वो कीवर्ड कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ रहा है कि मेरी डिक्शनरी में इसका मतलब है कि कंप्यूटर को प्रिंट करनी है ये लाइन 10, तो वो लाइन 10 को प्रिंट करेगा। देन अगेन गो टू द स्टेप नंबर 2, दोबारा वो 2 स्टेप पर जाएगा, और उसके बाद उसमें देखा उसने कि i इक्वल्स टू i -1। आई में क्या वैल्यू स्टोर कर दे? आई जो है, आई को बना दे, आई की वैल्यू थी मेरी 12 और -1 कर दे, तो दैट मीन्स वो आपको रिटर्न करेगा वैल्यू 11, क्योंकि 12 - 1 11। अब यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू अब यहाँ 11 हो गई है, ठीक है। देन उसके बाद फिर वो क्या करेगा? इफ वो चेक करेगा, कंडीशन इज देयर, अगर आई, इफ का मतलब अगर मेरी आई की वैल्यू 0 है, आई इक्वल्स टू 0, जब तक मेरी आई की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, वो क्या करे? 99, गो टू 99, इस 99 पर जाए और कंटिन्यू रखे जब तक वो 0 ना आ जाए। मतलब वो डिक्रीमेंट करके कहीं ना कहीं आई की वैल्यू 0 जब आएगी तब वो स्टॉप करेगी, अदरवाइज वो इस लूपिंग को चलाता रहेगा, इसको कंटिन्यू करता रहेगा, इस कोडिंग को फॉलो करता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर कोडिंग। आपको समझ में आया? मैम एक बार और समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। सी, ये जो इंटीजर है यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू क्या है? आपकी डेटा टाइप बता रहा है कंप्यूटर को कि जो आपकी आई की वैल्यू है, आई इज योर वेरिएबल, ये आई आपका वेरिएबल है। आई जो है वो इंटीजर वैल्यू, ये वेरिएबल आपका इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। उसने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर दिया, उसने बता दिया कि डेटा टाइप में इंटीजर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंटीजर का मतलब है कि वो कोई ना कोई नंबर यूज करेगा, इंट में वैल्यू होगी उसकी, इंटीजर टाइप में वैल्यू होगी, मतलब इंटीजर वर्ड का मतलब होता है नंबर होगी उसकी। तो उसने यहाँ पे आई की वैल्यू 12 यूज की, ठीक है। तो आई उसने वैल्यू सेट कर दी इस वेरिएबल की, दैट इज आई वैल्यू इज 12, एंड फिर क्या करेगा? फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि मेरा जो कंपाइलर है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यहाँ पर 1 उसने फर्स्ट स्टेप पे देखा, गो टू 10। फर्स्ट पे जब उसने गो टू 10, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप 10 पर जाइए, गो टू 10, जहां पर 10 लिखा है वहां पर गया, वहां पर कोडिंग देखी उसने, प्रिंट करवाइए लाइन
10, उसने प्रिंट कीवर्ड को देखा और वो समझ गया कंप्यूटर कि उसको प्रिंट करवानी है। जो भी डबल कोटेशन में, यहाँ पे ये जो डबल कोटेशन है ना आपकी, जो भी डबल कोटेशन में यहाँ पर आपको दिया जाएगा ना, ये वाली जो लाइन है आपकी, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको शो किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा, उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा। अगर आप डबल कोटेशन में नहीं लिखोगे इसको तो वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा। उसने प्रिंट करवाया लाइन 10, फिर उसके बाद दोबारा गो टू 2, अगेन वो गो टू 2 पे जाएगा और कंटिन्यू करेगा। और कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक आपके आई वेरिएबल की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और वो 0 कैसे होगी? क्योंकि वो यहाँ पे आई में डिक्रीमेंट करता आ रहा है। मतलब आई की वैल्यू 12 थी, 12 माइनस 1 11 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वो दोबारा से लूपिंग पे घूम कर आएगा, तो फिर आपकी 10 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब वो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें लिखा है इफ आई इक्वल्स टू 0, जब वो 0 हो जाएगी ना, तो वो क्या करेगा? 99 पे जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यू करेगा। तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक आपकी 0 ना हो जाए। फाइन, फाइन क्लास। यस मैम। ये कोडिंग समझाने के लिए थी, अभी आपकी कोडिंग आएगी नहीं, आपकी कोडिंग जो है वो सेकंड सेमेस्टर में ही स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे आपका आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ आएगा, उसमें कोडिंग है आपकी ओल्ड वाले में, न्यू का मुझे नहीं पता, बट ओल्ड वाले में भी आपका जो है वो C++ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें, ठीक है। तो इसने सिर्फ इतना बताया है कि जो आपकी नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस चीज को फॉलो करती थी। तो ये इससे मैम वॉइस आपको ब्रेक हो। अंदाजा हो गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ जी, मैम साउंड क्लियर नहीं आ रही है। नाउ इट इज ऑडिबल। यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर डिजाइन पैराडिगम्स। स्ट्रक्चरल एज द नेम शो, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा आपका, सिलेक्शन एंड रिपीटेशंस ऑफ स्टेटमेंट। तो वहां पर भी लूपिंग आपकी फॉलो हो रही थी, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था। तो उसके लिए हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स का भी यूज करते हैं यहाँ पर, कि आप स्टेप टू स्टेप पहले अपने स्टेप्स को डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद उसका एक डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, और फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चरल में ये शो किया गया है, that module to be reused in the form of code library. स्टेप वन जो भी उसका होगा, उसके बाद वो टेस्ट करेगा कंडीशन, टेस्ट करने के बाद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों फॉलो करेगा। अगर कोई भी कंडीशन उसकी एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेप 2 पे जाना है, या उसको स्टेप 3 पे जाना है, या 4 पे जाना है, या फिर अगेन उसको स्टेप 1 पे जाना है, तो वो लूपिंग उसको इस तरह से शो कर देगा। सो ये डायग्राम में शो किया गया है, एंड दिस कोडिंग इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। एक्सेप्ट यूजर इनपुट, यूजर ने x की वैल्यू दी, यूजर इनपुट मींस यहाँ पर यूजर इनपुट करवा रहा है, x की वैल्यू यूजर दे रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर आपसे मांग रहा है कि x की वैल्यू अपनी क्या रखनी है। इफ x इज even then add 1 to the x। अगर x की वैल्यू मान लो मैंने even डाली, या 2 डाली, या मैंने 4 डाली, तो आपको क्या करना है? ऐड करना है x की वैल्यू में 1, ठीक है। एंड कॉल प्रोसीजर प्रिंट प्राइम x। और जब भी हम इवन में 1 प्लस कर देंगे, तो जैसे उसने उसको प्राइम बना दिया, तो वो कॉल प्रोसीजर क्या करे? कॉल प्रोसीजर प्रिंट प्राइम। एल्स में क्या लेके चले? स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे कंडीशंस यूज कर रहे हैं इफ और एल्स की। अगर ये है स्टेप तो ये कर दे, अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे पार्ट पे चला जाए। तो इफ और एल्स की कंडीशन को फॉलो करता है आपका ये जो है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। उसके बाद आपकी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैराडिग्म्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो है मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं, मॉड्यूल्स पे वर्क करता है। जैसे स्कूल हो गया और स्टूडेंट हो गया, दोनों स्कूल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी,
अपनी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, वेरिएबल स्कूल के अपने अलग होंगे और मेथड अलग होंगे। उसी तरह से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की अपनी अलग प्रॉपर्टी और मेथड होंगी। स्कूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी लाइक क्लासरूम्स हो गए या फिर स्टाफ रूम्स हो गया। मेथड में आप फंक्शंस डाल सकते हैं, फंक्शंस हो गए। स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी लाइक उनका ई नेम, एनरोलमेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट्स नेम, एस नेम, या स्टूडेंट्स रोल नंबर हो गया, या स्टूडेंट मार्क्स हो गया। तो हम इस तरह से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और मेथड्स में हम सब्ट्रैक्शन फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशंस। तो अपना अपना मॉड्यूल का अपने अलग अलग वेरिएबल हो गए। फाइन। और ये सारी आपकी प्रॉपर्टी होती है। एनकैप्सुलेशंस, डेटा बाइंडिंग। प्रोसीजर लैंग्वेज में आ जाइए। प्रोसीजर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जिसमें हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। अब सबको पता है, आप सबको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स पता है सबको? क्लास, हाँ जी विशाल बताइए वेरिएबल क्या होता है? आपका माइक ऑन नहीं है। करेक्ट। वेरिएबल एक स्ट्रिंग भी हो सकता है और इंटीजर वैल्यू भी आप उसमें होल्ड कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल विशाल ने एग्जांपल दिया है a=10। हाँ जी, तो a में आपकी 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? लाइक हम उसमें करेक्टर भी दे सकते हैं, आप अपना नेम भी उसमें स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल a=टू मोनिका, और जब भी आप करेक्टर वैल्यू शो करेंगे ना तो उसको हमेशा डबल कोटेशन में डालेंगे। मैम इस लाइक तरह हेलो से। वर्ल्ड। यस, इस तरह से आप डबल कोटेशन में डालेंगे। ठीक है, लाइक a=टू डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे और वो आपका इस तरह से प्रिंट करवा देगा। ठीक है। और प्रिंट करवाने के लिए हमेशा आपका जो है वो प्रिंट कीवर्ड ही यूज होगा। सो ये आपकी क्या होती है, जितनी भी लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो, चाहे फंक्शनल से रिलेटेड हो आपकी, वो आपकी ना बेस तो सेम ही लेगा। लाइक आपके जिसमें आपके वेरिएबल्स यूज होते हैं, फंक्शंस नेम यूज होते हैं। ठीक है। अब ये प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, या सी इन सी आउट है, ये सब आपके फंक्शंस नेम, ये आपके क्या है, एक तरह से फंक्शन नेम ही है। ठीक है। So this is your basic of coding. अच्छा, अब बात है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की फीचर्स क्या होते हैं। सो 3 बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक तरह से एनकैप्सुलेट कर देना या रैप कर देना ऑब्जेक्ट को, और we can say encapsulation prevent code and data from being accessed by other code or defined outside the wrap. ठीक है। अब बेसिकली एनकैप्सुलेशन का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं आप। जब हमें अपने डाटा को हाइड करना हो, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, ताकि अब जब हम बोल रहे हैं कोई भी चीज है, हम मॉड्यूल्स में जब डिवाइड कर रहे हैं,
मेरा फंक्शन जो है वो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल ना यूज करे, या मेरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल यूज ना कर पाए। तो एक तरह से क्या कर रही हूँ मैं, अपने डेटा को हाइड कर रही हूँ, अपने डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो एनकैप्सुलेट क्या कर देता है, मेरे फंक्शन और मेरे वेरिएबल को ना हाइड वो कर देता है, आपका रैप कर देता है कि मेरा जो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल है उसको यूज ना कर सके। मेरे वेरिएबल की सॉरी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो मेरे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सिर्फ मेरा ही मॉड्यूल यूज कर सके। तो इसके ना ये फायदे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के, वो हाइड कर देता है आपकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को दूसरे मॉड्यूल से। ठीक है, तो ताकि जो है आपके जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स जो हैं वो उसको यूज ना कर पाए। अगर आपको यूज करवाना है ना तो उसके लिए हमारे विजिबिलिटी मोड यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, C++ लैंग्वेज में। और वो विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं आपकी, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक, मैं अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस के आगे ना पब्लिक तभी लगाती हूँ जब मैं अपने मॉड्यूल्स को अलाउ करना चाहती हूँ कि आप मेरे वेरिएबल और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। अगर मैंने प्राइवेट कीवर्ड यूज किया है, बाय डिफॉल्ट तो C++ हमारा प्राइवेट वर्ड ही यूज, विजिबिलिटी मोड ही यूज करता है, वो किसी से शेयर ही नहीं करता आपके वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर मुझे शेयर करवाना है तो मैं पब्लिक वर्ड भी यूज कर सकती, कीवर्ड भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वाला, सिर्फ नेक्स्ट वाला कंटेंट, नेक्स्ट वाला मॉड्यूल ही यूज करे, तो उस केस में मैं सिर्फ प्रोटेक्टिव कीवर्ड का यूज कर। ये सब डिटेल में ना आपका C++ में आएगा। तो अभी इसमें सिर्फ ओवरव्यू ही दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज क्या होती है जो आपकी यूज की जाती हैं आपकी उप्स के अंदर। इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है, इनहेरिटेंस कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो मेन सुपर प्रोग्राम है ना, आपके जो सब प्रोग्राम है आपके सुपर प्रोग्राम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसके कुछ मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, सिबलिंग्स, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो 2 हैं, तो दोनों में अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट उसी से ही हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। व्हेन वी वांट टू रीयूज द कोड, जब मैं किसी मॉड्यूल का या मैं किसी कोड को दोबारा यूज करना चाहती हूँ किसी और मॉड्यूल में, तो उस कंसेप्ट में हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी हमें उप्स प्रोवाइड करता है। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। की आपकी जो क्लास है ना, ड्राइव क्लास, मतलब मेन क्लास से ही आपकी दूसरी क्लास ड्राइव की गई है। आपकी जो सब क्लास है वो आपकी सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को यूज किया है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है ना कि द न्यू क्लासेस आर कॉल्ड द ड्राइव क्लास एंड द मेन क्लासेस आर कॉल्ड द पेरेंट क्लास। ठीक है, ताकि आपके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आपकी ड्राइव क्लास यूज कर सके। इस फीचर्स को इंक्लूड करता है आपका उप्स, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और शॉर्ट फॉर्म होती है उप्स। और इसके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो आपकी होती है C++। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट फीचर जो आपको यूज करता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट differently depending on their data type and to redefine data for derived class। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे क्लास आपका लिया गया एग्जांपल में व्हीकल, व्हीकल में आपको जो ये जितना ये जो फॉर्मेट यूज किया गया है ना यहाँ पे, दिस इज द वे हाउ टू कमेंट, कि आप कमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। आप इस तरह से, ये जो स्लैश और एस्ट्रिक यूज किया गया है ना और बीच में लिखा गया है डेटा, इसका मतलब कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी आपकी कोडिंग, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। जहां पर आपका हैशटैग और एस्ट्रिक यूज किया जाता है ना, वहां पे वो उसको एज ए कमेंट लेके चलता है। हम सिंगल लाइन कमेंट ऐसे ही देते हैं अपनी कोडिंग के अंदर, मतलब किसी व्यूअर को अगर मुझे समझाना है कोडिंग, तो आप इस तरह से हैश
स्लैश और एस्ट्रिक यूज कर रहे हो और सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन ही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेटा लिया गया है। अगर आपके डबल या ट्रिपल लाइन में जो भी कमेंट है, आप उसके लिए आप डबल स्लैश यूज कर सकते हो, ठीक है, डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेटा लिया गया है, जैसे क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी क्लासेस को डेटा और मेथड में मॉड्यूल्स की जब मैं बात कर रही हूँ, तो एक मॉड्यूल में मैंने क्लास रखी, क्लास का नाम रखा व्हीकल। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं अपने ओप्स के अंदर, क्लास इज द कीवर्ड यूज। ये अगर आप ये कीवर्ड यूज नहीं करोगे प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो एरर प्रोवाइड करेगा। तो आपको क्लासेस क्रिएट करनी पड़ती है अपने ओप्स के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे डेटा दिया और नेक्स्ट वाले में आपने उसको मेथड को डिफाइन किया। आपने डेटा में लिया, वेरिएबल इज योर वैर, कलर, इंजन साइज क्या है, ट्रांसमिशन टाइप क्या आप क्या देंगे, और मेक, ठीक है। फिर मेथड में आपने डिफाइन किया स्टोर एंड अपडेट कलर। इंजन साइज आपने अलग से मेथड बनाया, यहाँ पे फंक्शंस बनाया, स्टोर एंड अपडेट इंजन साइज। तो इस तरह से आपके जो है ना डिफाइन होते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ओप्स। ओप्स में आपकी क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्रिएट होती हैं और फिर एट लास्ट उनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो आपको सिर्फ फॉर्मेट देना है। अभी लाइसेंस मैंने आपको बता ही दिया कि ओपन सोर्स लाइसेंस इट इज फ्री फॉर ऑल, पब्लिकली जो फ्री होते हैं आपके, ठीक है। सो दैट इज योर ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर आपके ना ओपन सोर्स होते हैं, कोई मुझे बता सकता है एग्जांपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, कोई भी बेसिक एग्जांपल जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर रहे हो, जिस पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होते हैं। हाँ जी बताइए। मैम लाइनक्स। लिनक्स, यस, लिनक्स इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स में भी बहुत सारे होते हैं आपके, जैसे उबंटू है वो भी यूज करते हैं हम। और कोई सॉफ्टवेयर? टर्बो सी। हाँ जी, टर्बो सी प्लस। अच्छा आपने डाउनलोड किया है टर्बो सी प्लस प्लस? हाँ। चलिए ठीक है, आपको मतलब समझ में आ गया ना, जो आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए, जिसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, परचेज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर, ठीक है, दैट इज योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक चीज होती है, मुझे वो बताइए, सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? व्हाट इज अ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड? Source code and object code. Who will tell? पता है किसी को? हाँ जी बताइए। देखिए, जब भी आप प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखते हैं तो वो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं लिंकर है बीच में, जो लोडर है वो काम कर रहे हैं आपके, लिंकर लोडर, और मैं जो ट्रांसलेटर की बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो वो जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है आपका ट्रांसलेटर के थ्रू, फाइन। अब जो सोर्स कोड है वो जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोल देते हैं।
स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए आप अपने सॉफ्टवेयर कंसेप्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट वन इज योर प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें पिक्चर फिगर 1.12 पे मैंने आपको बताया था हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ना, वो आपको उस बीच में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो वर्क करता है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम सबसे पहले हार्डवेयर, हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। हार्डवेयर, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप एज ए इंटरमीडिएटर वर्क करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। उसके बाद आपके आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके या तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक अगर आप कोई प्रिंटर यूज कर रहे हो तो वो भी आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आएगा। उसके लिए भी हम हार्डवेयर उसके लिए इंस्टॉल करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को स्मूथली रन करने के लिए। फिर आता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो प्रोग्रामर हैं उन्होंने डेवलप की है। कोडिंग जिसके पीछे वर्क कर रही है, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, जो भी आप रन करोगे अपनी विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उन एप्लीकेशन के पीछे कोई ना कोई कोडिंग वर्क कर रही है। तो फिर आते हैं आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है आपका एंड यूजर, जो एंड यूजर के बाद एट लास्ट आता है। तो आपकी ये जो पूरी तरह से ना सॉफ्टवेयर का जो टाइप्स है और उसका इंटर रिलेशनशिप शो कर रहा है कि वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको पता लग गया कितनी तरह के हो गए आपके। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे फंक्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना आपकी, जितने भी फंक्शंस कंट्रोल करती हैं आपकी सिस्टम को, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट करना, कि किस टाइम पे किसको प्रोसेसर अलॉट करवाना है, किस टास्क को प्रोसेसर अलॉट करना है, किस टाइम आप कितनी इस पर्टिकुलर चीज को कितना मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करवाना है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फाइल में कैसे वो आपकी मैनेज करके चलता है प्रोग्राम्स को, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कमांड इंटरप्रिटेशन। सो you will study in detail about the operating system in following unit in this blog। ठीक है, फिर आता है आपका सर्वर प्रोग्राम। उसके बाद आपके सर्वर प्रोग्राम्स कितनी तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर प्रोग्राम्स आते हैं। डेडिकेटेड कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो दैट सर्विस प्रोग्राम आर वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड मेल सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर को सबको पता है, फॉर होस्टिंग वेबसाइट, दैट इज रिलेटेड टू द वेब सर्वर। प्रिंट सर्वर मल्टीपल प्रिंटर और प्रिंट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट जो करवाता है, आपकी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस को लेता है, दैट इज प्रिंट सर्वर। फाइल सर्वर स्टोरेज एंड रिट्राइवल, रिट्राइवल का मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड कंप्यूटर फाइल। ठीक है, so that is your file server, that is a task of your file server। database server, डेटाबेस है तो डेटा को स्टोर करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एंड मेल सर्वर मैनेजेस द ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज। डिवाइस ड्राइवर है तो डिवाइस ड्राइवर दैट इज रिलेटेड टू योर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस से रिलेटेड आपकी मैनेजमेंट होगी, ड्राइवर से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो प्रिंटर है, प्रिंटर जब भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइवर। प्रिंटर ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है अगर हमें प्रिंटर को स्मूथली रन करवाना है। तो उससे अगर मुझे आउटपुट स्मूथली चाहिए तो मुझे उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट दैट रिक्वायर्ड द ड्राइवर्स आर
जैसे साउंड सिस्टम है आपका, वो अगर प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा, साउंड कार्ड इंस्टॉल किया होगा या फिर साउंड ड्राइवर इंस्टॉल होगा, तो ही आपकी साउंड डिवाइसेस वर्क करेंगी आपकी। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, कार्ड रीडर, सीडी, डीवीडी रीडर या राइटर, नेटवर्क कार्ड्स, इमेज स्कैनर, तो उन सब के लिए हमें ना एक हार्डवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम आपका डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो गए आपके। इट कंट्रोल्स द नेटवर्क ऑपरेशन एंड मैनेज द नेटवर्क सिक्योरिटी। Fine. Next, programming software. Already explained about the programming language, application softwares, जिसके पीछे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कर रही है। कंपाइलर मैं आपको बता चुकी हूँ। कंपाइलर और डिबगर्स और कंपाइलर क्या होते हैं? दीज आर द ट्रांसलेटर, जो कोड को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने आपको बताया जो कोड हम लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द सोर्स कोड। सो दिस इज योर सोर्स कोड। कंपाइलर, जो भी आप प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में राइट कर रहे हो कोड को, वो आपका सोर्स कोड होता है। और जब वो सोर्स कोड आपका जो है टू द कोड इन लोअर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड, और कंपाइलर क्या करता है? उस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है, इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, किस में करता है? और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज में। आई थिंक कंपाइलर और इंटरप्रेटर में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सो मैनी टाइम आई एक्सप्लेन। फाइन क्लास, प्लीज रिस्पॉन्स। कंपाइलर में किसी को प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम रिलेटेड? नो मैम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंटरप्रेटर? एक्चुअली आई एम आउट ऑफ टाउन, तो मैं अपनी बाहर से क्लास ले रही हूँ। तो मैं अपने होम भी नहीं हूँ, अभी घर पर नहीं हूँ बेसिकली, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है कंपाइलर हो गया। अच्छा, डीबगर क्या होता है? डीबगर, डीबगिंग का मतलब, डीबग का मतलब होता है एरर। ठीक है, एरर्स क्या होते हैं? जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ना, मैं ट्रांसलेटर की बात कर रही हूँ, तो वो डिबगिंग के लिए यूज होता है मेरा। कहीं पर भी कोई एरर होगा, आपके एरर्स होंगे, तो वहां पर मेरा डिबगर टूल यूज होता है। और डिबगर टूल्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज टू टेस्ट एंड डिबग अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, जो आपके एरर को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। दैट टूल इज कॉल्ड डिबगिंग टूल और डिबगर। ठीक है, रनिंग ए प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, सिंगल स्टेपिंग और ब्रेकिंग, pausing the program to examine the current state. Debugger, as we can say, the interpreter also, इसको हम इंटरप्रेटर भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइन टू लाइन जो स्टेप बाय स्टेप सिंगल स्टेपिंग को लेके चलता है, जो डिबग करके चलता है, दैट इज योर इंटरप्रेटर। सो डिबगर टूल भी डिबगर टूल में आपका इंटरप्रेटर भी आता है। ये क्या करता है? जैसे ही कोई एरर एग्जीक्यूट हो गया आपकी, जैसे भी कोई एरर आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रोग्राम को वहीं पर पॉज कर देता है और करंट स्टेट को एग्जामाइन करता है कि यहाँ पर मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आगे ना बढ़ें और यहीं पर उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सो कुछ डिबगर में ना ऐसी एबिलिटी होती है कि वो स्टेट ऑफ ए प्रोग्राम के स्टेट को ही चेंज कर देता है रन करते वक्त। ठीक है, ऑब्जर्व ही नहीं करता है, उसको सॉर्ट आउट भी कर देता है समटाइम्स। क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है? जैसे हमारी पाइथन लैंग्वेज अभी जो बहुत ट्रेंड में चल रही है ना, पाइथन चल रही है। पाइथन क्या करता है? आपके सिंटैटिक एरर को ऑटोमेटिकली सॉल्व करती है। ठीक है, एक तरह से इग्नोर करके चलती है। तो पहले क्या होता था? आपको सिंटैटिक एरर को भी फाइंड आउट करना पड़ता था और लॉजिकल एरर को भी फाइंड आउट करना पड़ता था। बट इंटरप्रेटर इन पाइथन वो क्या करता है? आपके सिंटेक्स एरर को ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो उसके रिजॉल्व होने के बाद जो आपके लॉजिक एरर रह जाते हैं ना, यू हैव टू सॉल्व दैट। सिर्फ आपको लॉजिक एरर ही सॉल्व करना पड़ता है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ योर डिबगर टूल। ये सब वर्किंग होती है आपकी डिबगिंग टूल की। फाइन, ओके। द नेक्स्ट इज
इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो एन ट्रांसलेशन प्रोग्राम। इट टेक्स द सोर्स कोड, और इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको टेक द सोर्स कोड इंस्ट्रक्शन वन एट ए टाइम, एक बारी में एक ही उठाता है और ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन कोडिंग करके चलता है, सो दैट आपको एज ए होल प्रोग्राम नहीं लेके चलता। यही डिफरेंस होता है कंपाइलर इंटरप्रेटर में, वो आपकी लाइन टू लाइन लेके चलता है, सो दैट आपको एरर का पहले से ही पता लग जाए, इंस्टेड कि आप पूरा प्रोग्राम करो और बाद में पता लगे कि आप पूरे प्रोग्राम में मिस्टेक करके आए हो। इंटरप्रेटर इसी चीज में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है लिंकर। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मॉड्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं, आपके जो प्रोग्रामिंग कोडिंग है वो क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल्स में किसी भी पार्ट को, आप किसी भी टास्क को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हो, फिर उन मॉड्यूल्स को आपने मॉड्यूल्स में प्रोग्रामिंग लिखी, कोडिंग लिखी, और उनके सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, लिंक भी तो करोगे ना मॉड्यूल्स को, प्रोग्राम तो एक ही है, एक चीज को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर एट लास्ट आप उस चीज को लिंक भी तो करके देखोगे ना। उसको आपने एग्जीक्यूट किया, छोटा सा कोड लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया, उसके एग्जीक्यूशन को फिर सेकंड मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया, ऐसे एग्जीक्यूशन को पार्ट ए पार्ट बी, उनको फिर लिंक भी तो करोगे ना। तो ऑब्जेक्ट कोड और इंटरनेट लाइब्रेरी को लिंक करने के बाद फिर आपका एग्जीक्यूशन रिजल्ट आता है। तो लिंकिंग के लिए ना आपका लिंकर यूज होता है। तो लिंकर इज योर एडिटर, ठीक है, लिंकर इज योर एडिटर। सो लिंकर क्या है आपका, लिंक एडिटर इज अ प्रोग्राम दैट टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल को, ठीक है। अब जब मैं कोडिंग की बात करती हूँ, तो जैसे मेरा एडिटर जो भी यूज किया जाता है ना, आपके जो एडिटर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नोटपैड इज योर एडिटर, MS Word is your editor, OpenOffice Writer is your editor. So these all are the software editor. इनको हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग को लिख सकते हैं। अगर किसी को पता है तो HTML के बारे में सबको पता है, HTML भी होती है एक लैंग्वेज आपकी। यस मैम। HTML का पता है, मैम। HTML यस की मैम। हम कहाँ पे राइट करते हैं, मैम वेबसाइट बनाने के यूज होती है वो। तो वेबसाइट बनाते हैं, वी नो दैट, बट आप उसकी कोडिंग कहाँ पे लिखते हो, हम VS कोड में, VS कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड, है ना। यस मैम। तो ये विजुअल स्टूडियो है क्या, एक तरह से एडिटिंग है, एडिटर है आपका, यस मैम। है ना। हम नोटपैड भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, तो नोटपैड Yes, प्लस ma'am. प्लस प्लस या नोटपैड इज आल्सो योर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एडिटर्स होते हैं ये आपके। तो हम एडिटर्स में अपनी कोडिंग लिख सकते हैं, अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो है वो एक जगह पे लिख सकते हैं उसको। जब हम जब हमारे स्क्रिप्टिंग मोड की बात आती है ना, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ एडिटर, ठीक है। तो बेसिकली लिंकर क्या करता है, उन छोटे छोटे कोड्स को लिंक करके चलता है। सो लिंकर का यही काम होता है। और उसके बाद आते हैं आपके एडिटर्स, टेक्स्ट एडिटर, प्रोग्राम यूज्ड फॉर एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट फाइल। फिर आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और आपको पता ही है, मैं वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे MS वर्ड हो गया या ओपन ऑफिस राइटर हो गया। दीज आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो बेसिकली यूज होते हैं क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेटिंग, एडिट, है ना, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव लुक देना, या फिर कलर में चाहिए, या उसका फॉन्ट फेस आपको चेंज करना है, डिफरेंट चाहिए, फॉन्ट साइज डिफरेंट चाहिए, फॉन्ट आपको कलर में चाहिए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आ गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आ गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपके MS पावर पॉइंट आ गया, या ओपन ऑफिस इम्प्रेस आ गया, for making and creating and presenting slideshow to the viewers। तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल ओरेकल है आपका, या फिर आपका SQL सर्वर है, ये सब आपका क्या है, MySQL है, या फिर आपका ओपन ऑफिस बेस है। ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जो जो यूज किए जाते हैं स्टोर और मेंटेन, या फिर ऑर्गेनाइज्ड लार्ज सेट ऑफ डाटा, टू स्टोर लार्ज सेट ऑफ डाटा। इज बेसिकली इंक्लूड द, अगर कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम मुझे क्रिएट करना है अपने स्कूल से रिलेटेड, या फिर अपने कैंपस से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो वहां पर आपके ना डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरेकल इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर डेटाबेस।
ठीक है। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सॉफ्टवेयर जिसमें यूज किया जाता है आपका। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आपके एमएस एक्सेल हो गया या ओपन ऑफिस कैल्क। कैल्क वर्ड इज रिलेटेड टू द कैलकुलेटर। व्हेन वी वांट टू डू सम टाइप ऑफ कैलकुलेशन वर्क या आप कोई स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी क्या यूज होते हैं, एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस कैल्क यूज होता है। ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। फिर आता है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आपका एमएस पेंट एग्जांपल हो गया ग्राफिक सॉफ्टवेयर का, एडोब फोटोशॉप हो गया। ठीक है। मल्टीमीडिया में मीडिएटर 9 इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। और भी जैसे वीडियो गेम्स से रिलेटेड आपके एप्लीकेशन हो गया, मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गया। अब तो आप अपने फोन्स में भी देख सकते हो कितनी सारी, इवन आपका जो बीपी है वो मेजर करने के लिए भी एप्लीकेशंस आ गई हैं। आपकी हार्ट बीट या हार्ट रेट वगैरह सब चेक करने का सब ऑप्शन होता है, जो स्मार्ट वॉच है उन सब में होता है। तो ये सब क्या है, आपकी एप्लीकेशन ही होती है, राइट। सो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या आपका, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं आपके। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, जो हेल्प करता है मेंटेन एंड कंट्रोल द कंप्यूटर रिसोर्सेज, हमारे डिवाइसेस को चेक करने में ताकि किसी तरह का हार्म उसको ना पहुंचे। मैनेज मेंटेन कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में। ठीक है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो स्मूथली रन कर सके, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्मूथली रन हो सके। ठीक है, पीक पे चल रहा है सिस्टम जो है वो स्मूथ रन करे। तो यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे सिस्टम की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जैसे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए। फाइन। उसके बाद ना कुछ टर्म्स है आपके, आपके डायग्नोस्टिक प्रोग्राम होते हैं, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये कुछ आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो नेसेसरी होते हैं। आपको पता है ना, बूट सिस्टम हमारा एक बूट सेक्टर होता है। तो बूट सेक्टर पहले रन करता है जब भी हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो वो बूट सिस्टम जो है ना, BIOS सिस्टम इसलिए जरूरी होता है, हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करने के लिए वो सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होता है, ये चेक करने के लिए कि जो हमारी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस है वो प्रॉपर वर्किंग मोड में है या नहीं। ठीक है। सो क्लास, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ। एक बार फिर से रीड करना आप इसको, जो बेसिक टर्म है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्रैगमेंटर है, वो क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू द स्पेस, कि अगर मुझे अपनी स्पेस क्लीन करवानी है, जो आपका डेटा है वो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो आपके सिस्टम में है, तो आप अपनी डिस्क को, अपनी सिस्टम को फ्री कैसे कर सकते हो, क्लीन कैसे कर सकते हो। एक जैसे फोन में डिवाइसेस होती है ना आपकी, यू कैन फ्री योर फोन स्पेस बाय क्लीन अप मास्टर। एप्लीकेशंस होती है ना आपकी क्लीन अप मास्टर करके फोन्स में, कि अगर आपका जो स्पेस है, जो आपकी अनयूज्ड ऐप है, जो आपकी फोन में स्पेस क्रिएट करके बैठा है या स्पेस कंज्यूम करके बैठा है, अगर आपको उसको डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं। तो कुछ वो एप्लीकेशंस क्या करती है, जो आपकी अनयूज्ड फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स हाँ होती हैं या एप्लीकेशंस होती है ना, जो आपकी एप्लीकेशंस होती है ना, यस मैम। जो अनयूज्ड होती हैं, उनको डिलीट कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है कि आप अपने स्पेस को दोबारा से यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, बाय फ्री योर स्पेस। आप अपने स्पेस को फ्री करो जो अनयूज्ड ऐप है, और फिर उस स्पेस को दोबारा से आप यूज कर सको, उसको हम बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके प्रीवर्स सॉफ्टवेयर। ये प्रीवर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है, एक तरह से ना ये सॉफ्टवेयर का वायरस ज्यादा होते हैं।
क्योंकि ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं विच कॉज हिंड्रेंस इन अदर प्रोग्राम। ये जैसे आपका वायरस वर्क करता है ना विदाउट द यूजर इंटेंशन, यूजर को पता भी नहीं होता। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं आपके जो कंप्लीटली आपके डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर जो आपकी ऑपरेशनल सिस्टम की जो वर्किंग होती है ना, फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर आपके इस तरह से होते हैं जो वायरस के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इनको हम इसलिए बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर। एंड मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज आल्सो योर वायरस, ठीक है। इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो डिजाइन ही इसलिए किए जाते हैं कि आपके सिस्टम को हार्म कर दिया जाए, आपके डेटा को आपके डेटा को करप्ट कर दिया जाए और आपके सिस्टम को डैमेज कर दिया जाए। सो उसको हम बोलते हैं प्रिवर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली इट कंटेन द वायरस, मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर वी कैन से। कुछ इन्फेक्शियस प्रोग्राम होते हैं, जैसे वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, एक तरह से इन्फेक्शन ही होता है ना, जो क्या करता है धीरे 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 धीरे। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म वायरस क्या होता है, जैसे इंटरनेट वॉर्म हो गया या एमएस डोस वायरस होता है, वो धीरे धीरे इंटरनली अपने आप को स्प्रेड करता जाता है और आपके ना इंपॉर्टेंट फाइल का रूप ले लेता है और आप यूजर की इंटेंशन विदाउट यूजर इंटेंशन वो अपने आप को क्या करता है, बढ़ा लेता है और फिर आपके सिस्टम को, आपकी फाइल को एट द एंड करप्ट कर देता है। सो ये थोड़े से ना सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर के लिए ना हार्मफुल होते हैं। सो उसके बाद आपके आते हैं कंप्यूटर वायरस। सबको पता है एक बार कंप्यूटर वायरस आ जाए विदाउट द यूजर परमिशन। वायरसेस कैसे होते हैं, बेसिकली जो है एक्सटर्नली मोड का यूज करके ही हमारे वायरस एंटर होते हैं। जैसे आपने करप्ट पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगा दिया तो वो सिस्टम के जो वायरस, उस ड्राइव के जो वायरस होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, फाइन। जैसे ट्रोजान वायरस, दिस आर द वायरस। ट्रोजान रोबोट जो आपके बूट सिस्टम को ही करप्ट कर देगा, आपकी विंडो को ही करप्ट कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही करप्ट कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डिसेबल कर देगा कि वो फंक्शनिंग करने के लिए रेडी नहीं होगा और फंक्शन ठीक से नहीं करेगा, ठीक है। वोम क्या होते हैं, ये एकदम से अटैक नहीं करते हैं, ये अपने आप को पहले बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद पहले स्प्रेड होते हैं और फिर कॉपी करते जाते हैं अपने आप को और फिर आपका क्या है एकदम से ड्राइव को स्टॉप कर देता है। इसी तरह से ट्रोजान कुछ तरह से कुछ यूजर डाउनलोड करता है या इंस्टॉल करता है अपनी मशीन में कुछ भी, तो उसके थ्रू आपके ये ट्रोजान वायरस आ जाते हैं आपके। ये क्या करता है, extremely dangerous to user computer security and personal privacy. They make a computer susceptible to malicious intruder, allowing them to access and read that. ताकि जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी होती है ना इसके थ्रू लीक हो जाती है, वो रीड कर लेता है। तो these all are basically these all are the वायरस। ट्रोजान होर्स हो गया, जैसे बॉम्ब हो गया, कंप्यूटर वायरस हो गया, रूट किट हो गया। रूट किट मतलब जो आपकी प्रॉपर डिक्शनरी है ना, जैसे सी ड्राइव की प्रॉपर डिक्शनरी है, रूट को जाके आपका करप्ट कर देगा, आपकी डिस्क को ही करप्ट कर देगा, ये ड्राइव को ही करप्ट कर देगा, ओपन ही नहीं करेगा। So these logic bombs, track drops, spyware, keystroke logger, data stealing, ठीक है, these all are the viruses, ठीक है। और वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, दैट इज योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, ताकि इन प्रीवियस सॉफ्टवेयर से बचा जा सके, फाइन। उसके बाद ओपन सोर्स मैंने आपको बताया था, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है, कि आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो आपको पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं, दैट इज योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इज इट ऑडिबल टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज योर समरी आवाज नहीं आ क्लास। रही। आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट 1 इज कंप्लीट, यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 2, ठीक है। आप इसे गो थ्रू हो जाना।
एक ना आपका जो आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस में है, एंड दैट इज योर, आपको ये पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका चेक योर एबिलिटी में, सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी टर्म क्या होती है, एनकैप्सुलेशंस क्या होते हैं, एंड SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज क्या होती है। तो ये आपको ना करके क्लास में पढ़ के आना है। फाइन। और जो बेसिक टर्म है, लाइक कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस कितनी तरह के होते हैं, यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द वायरस, कितनी तरह के वायरसेस हो सकते हैं, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं आपको वो बताना पड़ेगा। फाइन। आई थिंक इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आप कर लोगे। एनी प्रॉब्लम क्लास? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. नो मैम। तो यहाँ पर हमारी ना यूनिट 1 कवर हो गई है, ब्लॉक 2 की। मैम अटेंडेंस लेना। एंड क्लास प्लीज एंटर योर एनरोलमेंट नंबर। आपके चैट बॉक्स में एनरोलमेंट नंबर जरूर होना चाहिए।